क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इवैल्यूएशन होता है खुद के इंटरनल स्टेट्स को लेके, हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, दैट इज आर सेल्फ नॉलेज। अब कह रहे हैं क्या नहीं है सोर्स। पहला ऑप्शन है इन्वायरमेंटल डिस्टिंक्टिवनेस, तो ये तो होगा ना सेल्फ नॉलेज का पार्ट। क्यों? क्योंकि हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण, हमारे आसपास जो भी चीज़ें अलग अलग हैं, कैसे वो एक दूसरे से भिन्न है, कैसे अलग है, ये चीज़ हमारा सेल्फ नॉलेज तो बढ़ाएगी, तो ये तो सही होगा। रिफ्लेक्टेड अप्रेजल, इसका मतलब क्या होता है कि दूसरे हमारे बारे में जो चीज़ें सोचते हैं, जो हमारा फीडबैक दे रहे हैं वो, कि इनका बर्ताव कैसा है, इनका नेचर कैसा है, उस बारे मतलब वो चीज़ समझ के भी हमारी सेल्फ नॉलेज बढ़ती है, तो ये भी ठीक है। सोशलाइजेशन करके तो बढ़ती ही है ना, लोग हमको हमेशा कहते हैं आपको सोशलाइज करना चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है? आर क्लास डिवाइस। नॉट अ सोर्स क्या हो जाएगा? आर क्लास डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। MBTI स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले MBTI होता क्या है? MBTI एक पर्सनालिटी इन्वेंटरी है। ठीक है, दिस इज अ पर्सनालिटी टेस्ट जिसमें हम 16 अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स जो है वो निकालते हैं। अब ये जो MBTI है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, आर टेंडेंसी टू परसीव फिगर्स एज गुड इज नोन एज। लॉ ऑफ गुड फिगर करके जेस्टाल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है ना, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ गुड फिगर को लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इससे ना क्वेश्चंस आते हैं जेस्टाल से, जो अलग अलग लॉज है ना इसके, लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी या लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी ध्यान से देखने वाली कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द साइकोसोशियल क्राइसिस। साइकोसोशियल स्टेजेस जो है इसकी बात किसने करी है? एरिक एरिक्सन ने। इन्होंने कितनी स्टेजेस दी थी? 8 स्टेजेस दी थी। हमको सारी स्टेजेस, उसके साथ साथ हर स्टेज का क्या वर्च्यू है ये भी याद होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं स्टेज ऑफ इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर जो है उसमें क्या बात करी गई है। ये जो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है ये कौन सा स्टेज है? ये लास्ट स्टेज है, स्टेज नंबर 8। फर्स्ट है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टैब्लिशिंग ऑटोनॉमी एंड फीलिंग शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट जो है ये कौन सी स्टेज की कॉन्सेप्ट है? स्टेज 2 की, तो ये तो होगा नहीं। द स्ट्रगल टू फॉर्म अ कंसिस्टेंट एंड कोहेसिव सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी कौन बना के रखता है? अडोलेसेंस। ये उस वाले स्टेज का फीचर है, तो ये भी नहीं होगा। द चैलेंज ऑफ नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन एंड लीविंग अ लेगेसी। ये जो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की पहली वाली स्टेज जो है उसका कॉन्सेप्ट है। फिर लास्ट का क्या है? द इवेल्युएशन ऑफ वंस लाइफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स आउटकम। यही सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं कि हमने क्या अच्छे काम करे हैं, क्या बुरे काम किए हैं, और उसके बेसिस पे, हमारे कर्मों के बेसिस पे क्या होगा हमारे साथ आगे। ठीक है, उसका हम क्या करते हैं? स्टेज में इवेल्युएशन करते हैं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनालिटी के एसेस करने के लिए दो तरीके के टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं और कौन से टेस्ट होते हैं? प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं वो सेल्फ रिपोर्ट नहीं है ना, हम बता रहे हैं और दूसरा उसको क्या कर रहे हैं? उसको रेट कर रहे हैं। जैसे रॉशाच, TAT, सेंटेंस कंप्लीशन, ये उसी तरीके के हो जाएंगे। यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट मेजर कौन देगा? MMPI। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 33 है, फ्रेडरिक हर्सबर्ग टर्म द एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद द कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट। हर्सबर्ग की कौन सी थ्योरी है? टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी में इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने दो तरीके के फैक्टर्स बताए हैं। एक तो है जो इन्वायरमेंट या कॉन्टेक्स्ट की बात करता है, क्या है? हाइजीन फैक्टर। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं कि सेकेंड जो फैक्टर है वो कौन सा है, क्योंकि ये वाली जो थ्योरी है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एक तो हाइजीन फैक्टर है, दूसरा फैक्टर जो है वो कौन सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं, सेल्फ एफिकेसी रिफर्स टू। सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है? द इवैल्यूएशन वी मेक ऑफ अदर्स, दूसरों को हम कैसे आंकते हैं, ये है क्या सेल्फ एफिकेसी? नहीं, सेल्फ लिखा ही हुआ है। सेल्फ का मतलब क्या है? खुद के बारे में बात हो रही है। स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन अबाउट आर एबिलिटीज टू अकम्प्लिश सर्टेन टास्क।
कुछ चीज़ों को करने के लिए आप अपने आप को कैसे आंक रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी एबिलिटीज़ के बारे में। आपने 1 महीना जो है वो पढ़ाई की साइकोलॉजी एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम से पहले आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आप कैसा परफ़ॉर्म कर पाओगे? दैट इज़ ओनली सेल्फ एफिकेसी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसेजेस एम्फसाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ सर्टेन हेल्थ प्रैक्टिसेस। ठीक है, जैसे कि कैसी हेल्थ बेनिफिट्स बोल रहा है, बेनिफिट्स ऑफ सर्टेन हेल्थ प्रैक्टिसेस, जैसे रेगुलर मॉर्निंग वॉक या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसको क्या बोलते हैं। इसमें देखने वाली बात क्या है कि दो तरीके के मैसेजेस होते हैं। गेन फ्रेमिंग मैसेज, जिसमें कुछ बेनिफिट होता है तो हम कुछ पॉजिटिव चीज़ बताते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, रेगुलर मॉर्निंग वॉक। फिर क्या है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, जो है वो क्या है, लॉस फ्रेमिंग, कि अगर आपने नहीं छोड़ा तो आपके साथ दिक्कतें हो जाएंगी, तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे रेगुलर मॉर्निंग वॉक तो क्या है, गेन फ्रेमिंग मैसेज, पर स्मोकिंग इज इंजीरियस जो है वो लॉस फ्रेमिंग मैसेज है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सही होना चाहिए या ये सही होना चाहिए। तो हमको क्या लिखा है, क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ेंगे। एम्फेसाइजिंग द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स की बात कर रहा है कि कुछ चीज़ करेंगे उसका क्या बेनिफिट होगा, तो बेनिफिट वाली कौन सी हो जाएगी, गेन फ्रेमिंग मैसेजेस। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो बहुत ईजी है ना, किसने दिया है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, क्लार्क हल ने। तो ये जो ऑप्शन बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कंफर्मेशन बायस इन रीजनिंग रिफर्स टू। कंफर्मेशन बायस से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, आरपीएससी में भी हमने देखा था, इससे क्वेश्चन था, है ना। कंफर्मेशन बायस क्या होता है, सीकिंग आउट एविडेंस दैट सपोर्ट्स प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड इग्नोरिंग द कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस, यही है। अगेन आई विल गिव यू द एग्जाम्पल कि आपका फ्रेंड जो है, आप उसके बारे में सिर्फ अच्छी चीज़ें जान रहे हो, ठीक है, पर आपकी मदर जो है उसने उनको जज कर लिया, उनने बोला कि नहीं, इसमें बहुत सारी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, ये लड़का अच्छा नहीं है, पर उसके बाद भी आप उसके साथ रहोगे, और जो भी आपकी माँ के द्वारा कही गई बातें हैं या और जो लोग उसके बारे में बुरी बातें कह रहे हैं, आप उनको क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे या अवॉइड कर दोगे। आप सिर्फ उन्हीं लोगों की बात मानोगे जो उसको अच्छा कह रहा है। तो ये कंफर्मेशन बायस हो जाएगा, वही लिखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं सबूतों को मानना जो आपकी पुरानी बिलीफ के साथ जा रहे हैं, और इग्नोर कर देना उनको जो दूसरा सबूत, जो नेगेटिव एविडेंस कुछ दे रहा है, उसको आप इग्नोर कर देते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश स्टेज a child continues his or her development but the sexual urges are relatively quiet. ओरल फैलिक एनल लेटेंसी, कौन सी वो है, थ्योरी है, साइको सेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये किसने दी है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। इसमें इन्होंने कितनी स्टेजेस बताई है, इन्होंने इसमें 5 स्टेजेस बताई है। पहली कौन सी है, ओरल, सेकेंड कौन सी है, एनल, थर्ड कौन सी है, फैलिक, एंड फोर्थ कौन सी है, लेटेंसी, फिफ्थ कौन सी है, जेनाइटल। अब इसमें कह रहे हैं ओरल में हमारा जो फिक्सेशन एरिया होता है वो क्या होता है, माउथ होता है, ठीक है, इरोजिनस जोन जिसको हम कहते हैं। एनल में क्या होता है, एनस रीजन होता है। फेलिक में जेनाइटल्स ही होता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रा ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है। और जो लेटेंसी स्टेज है उसमें क्या होता है, हमारी बच्चे जो हैं वो डेवलप करते हैं, लेकिन सेक्सुअल अर्जेस जो होती है वो थोड़ी शांत हो जाती है। किस स्टेज में होता है, लेटेंसी स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी के बारे में क्या चीज़ इनकरेक्ट है, गलत क्या है। पहले देखते हैं, बाय द एज ऑफ 2 years चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ देयर ओन जेंडर एंड कैन टेल अस वेदर दे आर बॉय और गर्ल। ये बात तो सही है ना, 2 साल की उम्र तक लड़के बच्चे बता देते हैं कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। Transsexuals are persons whose psychological gender identity differs from their biological sex। ये बात भी ठीक है, ट्रांससेक्सुअल्स वही लोग होते हैं जिनका साइकोलॉजिकल जेंडर आइडेंटिटी उनके बायोलॉजिकल सेक्स से डिफर करता है। जैसे एक्स एक्स क्रोमोसोम है पर वो बोलेंगे कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मेल, या कुछ और से आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है। सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंसेस लर्निंग अबाउट जेंडर एंड एक्वायर सेक्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये बात भी ठीक है। लड़के जब लड़कों के साथ रहते हैं, लड़कियां जब लड़कियों के साथ रहती हैं, तो उनका जो सेक्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो एक्वायर कर लेती हैं। फोर्थ है, द हाईली मैस्कुलिन इंडिविजुअल व्यू हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज कंबाइनिंग स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एट्रीब्यूट। ये तो गलत है ना, अगर एक हाईली मैस्कुलिन इंडिविजुअल है
तो उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स होंगे, फेमिनाइन नहीं होंगे। तो इनकरेक्ट ही पूछा था हमसे, है ना, तो ये जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है, ये हमारा गलत हो जाएगा, मतलब आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद कार्ल यंग की थ्योरी से पूछ लिया गया है कि इनकी थ्योरी में अनकॉन्शियस मैस्कुलिन साइड ऑफ विमेन, अनकॉन्शियस मैस्कुलिन साइड, उन्होंने बताया है कि विमेन का एक मैस्कुलिन साइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिमस, मस्कुलिन साइड ऑफ अ विमेन। तो यहाँ पे यही सही आंसर हो जाएगा, जो एनिमा है वो क्या हो जाएगा, वो फेमिनिन साइड हो जाएगा, किसका, मेल का। ठीक है। Question number 41. The most effective approach to health habit modification is by combining multiple behavior change technique. इसको हम क्या कहते हैं, जब हम हेल्थ हैबिट मॉडिफिकेशन को कैसे करते हैं अप्रोच, बाय कंबाइनिंग अलग अलग मल्टीपल बिहेवियर चेंज टेक्निक, इसको हम क्या कहते हैं। इसको ये एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाएगा, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होगा नहीं, बिहेवियर थेरेपी भी नहीं होगी, असर्टिव ट्रेनिंग भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम CBT। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड अ 3 स्टेज मॉडल या 3 स्टेज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन फीमेल्स, किसने दी है ये, अच्छा क्वेश्चन है, किसने दी है ये कैरोल जिलीजन ने दी है। ठीक है, इनके द्वारा क्या गया था, फीमेल्स की जो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस थी उसके बारे में इन्होंने बात की है। कोलबर्ग ने क्या बात की है, कोलबर्ग ने भी मॉरल डेवलपमेंट की बात की है, पर उन्होंने जो स्टडी थी ना वो बॉयज़ पे की थी, फीमेल पे नहीं की थी। मार्शिया जो है इन्होंने 4 तरीके के बताए हैं, तो एडोलेसेंस में आइडेंटिटी डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बात की है। कैरन हॉर्नी ने तो हमको अलग अलग नीड्स बताई हैं, है ना, न्यूरोटिक टेंडेंसी वगैरह के बारे में बात की है, तो ये भी नहीं होगा, हमारा सही ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एटीट्यूड चेंज, एटीट्यूड चेंज के बारे में क्या चीज़ गलत है। पहला ऑप्शन दिया है, टू अवॉइड चेंजिंग एटीट्यूड पीपल समटाइम्स डेरोगेट द सोर्स, ये तो बात सही है ना, कि हमको नहीं एटीट्यूड बदलना है उसके लिए हम क्या कर देते हैं, कभी कभी सोर्स को ब्लेम कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, वेरी हाई लेवल्स ऑफ फियर में रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ एटीट्यूड चेंज, ये बात एकदम ठीक है, मॉडरेट लेवल ऑफ फियर होना चाहिए अगर आपको एटीट्यूड चेंज कराना है ना, वो डायलॉग अगर आपने सुना हो, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ फियर है तो इंसान का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि या तो फिर वो मैसेज को ब्लॉक कर देगा या वहाँ से एस्केप कर जाएगा, है ना, तो मतलब उस मैसेज को वो एस्केप कर देगा या ब्लॉक कर देगा, तो यहाँ पे एटीट्यूड चेंज का लाइक्लीहुड जो है वो कम हो जाएगा, ये बात भी ठीक है। उसके बाद थर्ड है, एटीट्यूड चेंज टेंड्स टू इंक्रीज विथ मोर डिस्क्रिपेंसी ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम द टारगेट्स इनिशियल एटीट्यूड बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट, इसको अच्छे से समझते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है हमारे कम्युनिकेटर जो चीज़ बात कह रहे हैं उनके बीच और जो बात सुन रहे हैं उनके बीच, जो कम्युनिकेशन चैनल है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, तो भी एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, और बिल्कुल भी गैप नहीं है तो भी एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर बिल्कुल भी गैप नहीं है तो हम तो पहले से जो चीज़ बिलीव कर रहे हैं वही वो बता रहे हैं, तो काहे का एटीट्यूड चेंज होगा, है ना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप है कि हम एकदम ही इंडिया सपोर्टर है, कोई एकदम ही पाकिस्तान सपोर्टर है, तो हमारा एटीट्यूड चेंज होगा, तभी भी नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं अप टू अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, ये बात भी ठीक है। लास्ट है, मैसेज रिपीटेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ एटीट्यूड चेंज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैसेज कितने बार कितना रिपीट हो रहा है दैट इज इम्पॉर्टेंट। कई बार होता है ना, बार बार कोई चीज़ दोहराते हैं तो हमारा एटीट्यूड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो भी बढ़ जाती है। इनकरेक्ट जो कह रहा है वो क्या है, मैसेज रिपीटेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, मैसेज का रिपीट होना इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सीमिता, कैसा नाम रखती है सीमिता, नोटिस दैट वेन एवर शी होल्ड्स अ टॉवेल her pet dog would excitedly run towards the bathroom since the dog enjoys bathing a lot. She reasoned that because she often comes to bathroom with a towel to give dog a bath, the towel has become dash. टॉवल किसके जैसे एक्ट करने लगी है, अगर आपने पावलोव का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो पता है कि ये बेल के जैसे एक्ट करने लगी है। बेल क्या था, कंडीशन स्टिमुलस था, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंडीशन स्टिमुलस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं।
अ डॉक्टर रेफर्स हर क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर, अच्छा उसको ऑलरेडी कैंसर है, टू सपोर्ट ग्रुप एंड प्रोवाइड्स द डिटेल्स अबाउट कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर काउंसलिंग। किस लेवल पे? ठीक है, हमें ये पता है कि 3 लेवल पे होता है प्रिवेंशन, है ना? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। उसको ऑलरेडी कैंसर है, ठीक है, और सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत है, मतलब वो वापस हम उसको ठीक करके ठीक नहीं कर सकते, मतलब वो ऑलरेडी हो चुकी है कोई चीज़। काउंसलिंग गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ये कौन सा हो जाएगा? टर्शियरी प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर सी। Next question, the idea that arousal is labeled as aggression and that the associated arousal may lead the perceiver to carry out their arousal and react aggressively in another situation is outlined by, ये थ्योरी पूछ ली है डायरेक्ट। कौन सी थ्योरी है? ये एक्साइटेशन ट्रांसफर मॉडल है। दिस इज एक्साइटेशन ट्रांसफर मॉडल, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑफन रिफर्ड टू एज लव हार्मोन। इस पे हम अलग से शॉर्ट्स बना देंगे, सारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को और क्या कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं लव हार्मोन को, और किसको कहते हैं मतलब लव हार्मोन? या ऑक्सीटोसिन को कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। कॉर्टिसोल को क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। इसको बॉन्डिंग वाला हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, एक मदर और चाइल्ड की बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।